बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 30 मार्च बुध का दिन, साल 2022। नई सुबह, नई मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, अस्सलामु अलैकुम। सुबह के नए प्रोग्राम के साथ आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर है। आपका अपना चैनल है। बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने इसे सब्सक्राइब किया है, जो इसे वॉच करते हैं, रेगुलरली देखते हैं, फिर मुझे अपनी कीमती आरा से आगाह करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें, ताकि हर आने वाला नया प्रोग्राम इस चैनल का, आपके अपने मेज़बान का, वो हर वक्त और बर वक्त आप तक पहुंचता रहे और आपको फौरी इत्तला मिल जाया करे। जी, हम पिछली हिंदुस्तान की तारीख के जिस दौर से गुजर रहे हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, बुद्ध मत का दौर है। और जो पिछली किस्त से हमने जहाँ पे पहुँचे हैं वो बुद्ध मत के दौर की बड़ी बड़ी रियासतें हम डिस्कस कर रहे हैं आपस में। एक पहला जो रियासत कह लें या एक ख़ानदान कह लें, उसका सारा अहवाल मैं पूरी पिछली किस्त में बता चुका हूँ। जिन दोस्तों ने ना देखा हो वो पिछली किस्त मुलाहिजा फरमा ले। आज हम बात करेंगे दूसरे ख़ानदान, यानी मौर्य ख़ानदान। जी, ये जो मौर्य ख़ानदान था ना, इन्होंने बहुत लंबी हुकूमत की है हिंदुस्तान पे। सबसे बड़ी रियासत इन्हीं के ज़ेरे कब्जा और ज़ेरे तसल्लुत रही है, जिसका नाम मगध था। सबसे बड़ी ममलिकत, सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा मुल्क कह लें, कुछ भी कहें, ये इनके ज़ेरे तसल्लुत मगध की रियासत रही है। और चंद्रगुप्त साहब ही थे जिन्होंने इस पर कब्जा जमाया था। पहला वो बंदा था जिसने, इससे पहले तो एक छोटे से शहर का हाकम था। एक छोटा सा शहर था जिसकी लंबाई 15 किलोमीटर और चौड़ाई जो है वो 5 किलोमीटर बताई जाती है। ऐसे बड़ा शहर लिखा गया है, लेकिन इसका नाम था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र मैं आपको लिख के इसलिए दिखाता हूँ कि इस तरह बोलने से शायद आपको वो तलफ़ुज़ समझ ना आए कि क्या बोल रहा हूँ। ये पाटलिपुत्र एक शहर था। इस शहर का ये हाकम और सरदार कह ले, राजा कह ले, हुआ करता था, जो बजाते खुद एक लंबा चौड़ा और बेहतरीन खूबसूरत शहर था। मगर इसने एक खास तरीक़ाकार खेल कर, गेम खेल कर मगध की रियासत पे कब्जा कैसे जमाया, वो भी मैंने पिछली किस्त में बता दिया था कि सिकंदर आजम के पास यहाँ पंजाब में आया था। ये शाही खानदान का शहजादा था, फर्द था। इसने सिकंदर आजम से कहा वो तरने वाला है मगध की रियासत, आप आगे बढ़े, मैं अंदर का बंदा आपको इत्तला दे रहा हूँ, आपके 2 दिन की मार है। लेकिन उसके जर्नैलों ने साथ नहीं दिया। वो वापस अपने मुल्क यूनान की तरफ गया और रास्ते में ही वफात पा गया। खैर, इसने बाद में की वही किया जो इसने आम तौर पे बादशाहों के साथ हुआ करता है। इसने जो वक्त का बादशाह था उसके खिलाफ अंदर ही अंदर मुखालफीन का एक गिरोह बनाया। बादशाह के जो मुखालफीन थे दरबार में, कुछ फौजी, कुछ वजीर, कुछ सफीर, कुछ ताकतवर लोगों को अपने साथ में लाया और उनसे वादे मुआहदे किए कि आप मुझे मेरे साथ मिलें, मुझे बादशाह बनवाएं मगध का, मैं आपको बंदर बांट कर दूंगा, जैसे आजकल हो रहा है हमारे अपने मुल्क में कि आओ पहले सारे मिलके शिकार करते हैं, बाद में ना ये इस तरह से हम बैठ के बंदरों की तरह बांट लेंगे। खैर, उसके बाद ये हुआ जी, इसने वाकई राजा को कत्ल किया और खुद मगध का बादशाह बन गया। और मगध की मुमलिकत, रियासत या मुल्क वो था जो दरियाए गंगा की वादी से शुरू होता था, उसकी हुदूद, और दरियाए सिंध के साथ आके यहाँ हमारे पंजाब में
दरियाए सिंध के साथ आके मिलती थी, इतना बड़ी मुमलिकत थी इसके पास। इससे बड़ा मुल्क कोई नहीं था हिंदुस्तान में। शुमाल देखें, जनूब देखें, मशरक देखें, मगरब देखें, इसकी मिसाल कोई नहीं थी। वो इसलिए कि 6, 8, 10 वो ममलिकतें, वो मुल्क, वो रियासतें इसने आसानी के साथ फतह करके, अपने ज़ेरे कब्ज़ा, ज़ेरे तसल्लुत करके अपने मुल्क में शामिल कर ली थी, जिनके नाम मैं अभी आपको बताता हूँ। पहली जो बड़ी रियासत इसने अपने ज़ेरे कब्ज़ा की थी वो थी काशी। काशी, काशी की रियासत थी पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे बदी की रियासत, बदी, ये दूसरे नंबर पे। सबसे बड़ी रियासत जो इसने काबू की चंद्रगुप्त मौर्य ने, वो थी काशी, और दूसरी जो थी वो थी बदी, और तीसरी थी पांचाल। पांचाल तीसरी, और चौथी थी कोशेल। ये वो बड़ी बड़ी ममलिकतें थी, ये वो ममालिक थे, ये वो मुल्क थे, ये वो सल्तनतें थी जिनको इसने लड़ाई के बाद, जंगो जदल के बाद अपनी रियासत में शामिल किया और अपना बहुत बड़ा मुल्क बनाने में कामयाब हुआ। इसकी उम्र अभी नौजवान था, अभी 30 साल थी इसकी उम्र जब ये बादशाह बन गया। और ये बात कब की है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 200 321 साल पहले से लेके 272 साल पहले तक। ये है जी इसका दौरे हुकूमत। 97, सॉरी, ये कुल 24 साल बनते जी। ये 321 कबल मसीह में इसने अपनी हुकूमत कायम की, और इसकी हुकूमत रही 297 साल पहले तक, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 297 साल पहले तक इसकी दौर रहा है इसका बादशाहत का, चंद्रगुप्त मौर्य का, जो मौर्य खानदान का पहला बादशाह था। 30 साल की उम्र में बादशाह बना। दूसरा इसका दौरे हुकूमत 24 साल था, और ये थे वो 24 साल 321 कबल मसीह से 297 कबल मसीह तक। उम्मीद है आप याद रखेंगे। नहीं रखेंगे, चलो ना सही। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि जो बड़ी बड़ी रियासतें थी वो तो इसने उन पे अपना आसानी से कब्जा जमा लिया। और अब ये मैं आपको एक और ख़ास बात इसके बारे में बताऊं कि इस ख़ानदान को मौर्य क्यों कहते हैं। बाज़ लोगों का ख्याल है, बाज़ किताबों में मैंने देखा था कि बादशाह बनने से पहले इनका ख़ानदानी काम था नस्ली और नायाब किस्म के मोर पालना, उनकी फार्मिंग करना और उनको बेचना, एक्सपोर्ट करना। इसलिए इन्हें मौर्य ख़ानदान कहा जाता था। और बाज़ का ख्याल है नहीं, ऐसा नहीं है। एक चंद्रगुप्त मौर्य की माँ का नाम था मुरा। मुरा, मुरा, फिर आपको लिख कर दिखाऊं, चलिए देख ले। ये था इसकी माँ का नाम, मुरा। इस माँ का नाम मुरा की वजह से इसे मौर्य कहा जाता था, इस खानदान को। दूसरी वजह ये बताई जाती है, अब इसमें से सच्ची और हकीकी कौन सी है ये अल्लाह बेहतर जानता है। और इसकी जो सबसे कमाल की बात है ना, वो थी इसकी डिप्लोमेसी। और ख़ास तौर पर जब वो लॉकस आया है, वो बाख्तर का बादशाह यूनान से, मैंने वो अगर किसी को नहीं पता तो वो पिछली किस्तों में देखे कि सिकंदर आजम की मौत के बाद लॉकस जो है वो कैसे बादशाह बना, और फिर वो आया भी इधर हिंदुस्तान में। बाख्तर कहते थे तुर्कस्तान के, पुराना नाम है, यूनानी उसे बाख्तर बोलते हैं तुर्कस्तान को।
वो आया भी यहाँ पे अपना मुल्क वापस लेने के लिए, क्योंकि अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आजम ने पंजाब को फतह किया था, आपको पता है। उसने यहाँ पे पोरस को बिछा के रख दिया था। और पोरस की वजह, आपने एक मुहावरा सुना होगा कि पोरस के हाथी साबित होना। उसके अपने हाथी रात को बिदक गए थे और पूरी फौज को उन्होंने अपने पैरों तले रोन दिया था। ये दरियाए जेहलम के मुकाम पर इनका टाकरा हुआ, वहां पे ये हाथियों ने तबाही मचा दी, इसकी अपनी फौज हलाक कर दी पोरस की। इसलिए कहते हैं कि जी फलां बंदे तो पोरस के हाथी साबित हुए, यानी अपने ही घर में उन्होंने अपने ही पोस्ट में गोल कर दिया है। गेंद अपनी ही विकेटों को उड़ाने के लिए बैट्समैन ने मार दी हो, इसे कहते हैं पोरस के हाथी साबित होना। खैर, उन्होंने आकर लॉकस ने इससे जाकर लड़ने की बजाय इसने कमाल डिप्लोमेसी करते हुए लॉकस के साथ सुलह कर ली, पैचअप कर लिया, कुछ शर्तें मान ली, कुछ मनवा ली और उनको बतौर मेहमान अपने पास रखा। उनकी खूब खातर मदारत की यूनानियों की। और वो जाते जाने से पहले अपनी बेटी का रिश्ता इसके साथ निकाह शादी कर गया चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। और अपना एक सफीर यहाँ पे छोड़ के गया, ये पहले भी बता चुका, उसका नाम था सथनेज, जो पहले 6 साल तो इसके साथ ही रहा। सथनेज जी, ये था जी सफीर लॉकस का, यानी यूनान का सफीर, जो यहाँ पे छोड़ के गया है। ये जो मालूमात मैं अब आपको दे रहा हूं इन दिनों, ये थेस ही की किताब में लिखी हुई है। इनकी बातों को मैं मोतबर इसलिए मानता हूं क्योंकि ये सारी बातें चश्मदीद लिख रहा है, ये सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहा। ये खुद मौजूद था उस राजधानी में, उस दरबार में, उस शाही खानदान में, क्योंकि ये यूनान का सफीर बनकर यहाँ रह रहा था। पहले इसने अपना दफ्तर 6 साल तक यहीं पे रखा और उसके बाद पटना के मकाम पर जाकर इसने 4-6 साल तक वहां पे क़याम किया। इन तकरीबन 10 सालों के क़याम ने इसने हिंदुओं की, सारे हिंदुस्तान के बासी जो थे, उनके रस्मों रिवाज, उनकी तहजीब व तमद्दन, उनके बोलचाल, उनका उठना बैठना, हर चीज़ के बारे में, उनके पहनावे के बारे में, उनकी ड्रेसेस के बारे में, जूतों से लेके उनके बालों की बनावट और चेहरे की बनावट तक को, एक एक चीज़ को इसने अपनी किताब में लिखा है। और इस दौर की जो मालूमात हैं, यानी बुद्ध मत का ये दौर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इस बंदे की देन है। मेरी नज़र में ये इसकी किताब मोतबर है। इसकी दी हुई मालूमात जो हैं वो ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा डिपेंडेबल है, काबिल भरोसा है। खैर, उसके बाद ये होता है जी कि चंद्रगुप्त मौर्य के खानदान का जो तीसरा बादशाह हुआ है, उसका मैं ख़ास तौर पे जिक्र करूँगा, क्योंकि उसने एक बड़े कमाल का काम किया। उसका नाम था अशोक। ये चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। पोते की बात मैं अब क्यों करने जा रहा हूँ, क्योंकि एक हमने इस खानदान की डिस्कशन को ख़त्म भी करना है। बहरहाल, इसका पोता था जी अशोक। ये साहब थे इनका पोता। इसने भी हिंदुस्तान पे, इसी मगध की हुकूमत पे, बहुत बड़ी सल्तनत पे अपनी बारी पर हुकूमत की और खूब की। इसको मैं खूब क्यों मानता हूं वो भी मैं आपको बताता हूं। ये आता है 272 ईस्वी में कबल मसीह, 272 कबल मसीह में ये आता है। और इसका जो दौरे हुकूमत है वो 40 साल तक रहा। कब तक? 232 तक। और यूं इसने 40 ईयर्स हिंदुस्तान पर हुकूमत की जी।
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 272 साल पहले आया और 232 साल पहले तक ये तख्त पर विराजमान रहा। अब इसका जिक्र मैंने खास तौर पर क्यों छेड़ दिया इस खानदान के हवाले से, वो मैं आपको अभी बताकर आज के प्रोग्राम को क्लोज करता हूं, ताकि वीडियो और प्रोग्राम ज्यादा लंबा ना हो जाए। इसका एक ख्वाब था जी, इसके इस खानदान का, कि कालंगा की जो रियासत है ना, ममलिकत है, उसको फतह करना है हमने। इसका बाप और दादा लाख कोशिशों और चालबाजियों के बावजूद इसमें कामयाब नहीं हुए। कालंगा की रियासत जो थी वो बहुत बड़ी थी, उसकी फौज बहुत ज्यादा थी, उसका दिफा मजबूत था। उसका नाम है कालंगा। कालंगा। और आजकल अगर इसका नाम आप जानना चाहें तो वो उड़ीसा है। ये मुल्क था जिस पे इनकी नजरें रही हैं, मौर्य खानदान की। बाप दादा दोनों ने कोशिश करने के बावजूद इस मुल्क पर अपना तसल्लुत कायम करने में कामयाब नहीं हुए। लेकिन ये ख्वाब इसको विरासत में मिला था, अशोक को। ये बहुत नामी ग्रामी बंदा था। 40 साल तक हुकूमत करने का मतलब है आधी सदी के करीब तक ये हिंदुस्तान का हाकिम रहा, और कुर्बो जवार में इसका सिक्का चलता रहा। इसका रोब रोब और दबदबा, इसकी शानो शौकत देखने वाली थी। और इसने 3 साल मुसलसल जंग लड़ी कालंगा के साथ। इसके पास फौज में जो पैदल यानी प्यादे थे वो 70,000 तादाद थी उनकी, और जो सवार थे उनकी तादाद थी 40,000। ये फौज थी इसकी, जिसको साथ लेकर, जिसकी कमांड करके इसने 3 साल मतवातर लड़ाई की कालंगा के हाकिमों के साथ जंग की। और उस जंग और आखिरकार इसने फतह कर लिया जी। वो ख्वाब जो इसके बाप दादा देखते आए थे, इसे पैदाइशी तौर पर वो कहानियां सुनाया करते थे, ये उसने शर्मिंदा ताबीर कर दिखाया। ये इसकी जिंदगी का, अशोक की जिंदगी का सबसे पहला और आखिरी बेहतरीन और बड़ा काम था। इसलिए इसको अशोक आजम का खिताब दिया गया इसके अपने मुल्क में। अब उस 3 साल की जंग में जो खून की नदियां बही थी, बच्चों का, औरतों का, बूढ़ों का कत्लेआम इसने अपनी आंखों से देखा और कानों से आहो बका सुनी उन लोगों की जो मर रहे थे, और इसकी फौज उनकी गर्दनें उड़ा रही थी। उसका बहुत गहरा असर हुआ। कालंगा उड़ीसा को तो फतह कर लिया इसने, लेकिन इसका दिल वो ना रहा। वो जो जर्रारी थी, बहादुरी थी, दलेरी थी, जुर्रत और शुजात थी, उसके दिए गुल होते गए। और ये एक मजहबी आदमी बनकर अपने घर वापस आया, अपने बादशाह में, अपने शाही महल में, अपने तख्त पर आके बैठा। मगर इसने अपनी बाकी जिंदगी को अपने मजहब के नाम करने का मुसम्मम और पक्का इरादा कर लिया कि अब मैं सिर्फ और सिर्फ बुद्ध की तालीमात पर अमल करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। जिंदगी में कभी कोई जंग नहीं करूंगा, जिंदगी में कभी किसी को कत्ल नहीं करूंगा, ना करवाऊंगा। इसने दीन, अपने मजहब यानी बुद्ध मत को सबसे पहले तो अपने मुल्क में सरकारी दर्जा दिया। बुद्ध मत को पूरे हिंदुस्तान का सरकारी मजहब ठहरा बुद्ध मत। उसके बाद इसका एक बेटा और एक बेटी, वो बेटा बख्शी और बेटी बख्शन बने। बख्शू और बख्शन। बख्शू मैंने बताया था, बुद्ध मत के जो उलमा होते हैं, माहिर जो होते हैं, उन्हें कहते हैं बख्शू जी। इसका बेटा बन गया बख्शू और बेटी बख्शन। बख्शू
ये जो आलम फाजल हो जाते थे ना अपने मजहब के, बुद्ध मत के, उन्हें बख्शू कहा जाता था। अच्छा, बेटी और बेटे दोनों को इसने तबलीग, मजहबी तबलीग के काम पर लगा दिया और खुद अपने मुल्क में अपने मजहब की तरवीज तबलीग के बारे में खातर खा इंतजामात किए और लोगों को अपने मजहब की तरफ रागब किया, मालूमात दी और लोगों को ये तरगीब दी कि वो जाकर मजहब बुद्ध इख्तियार करें। इसको, इसकी जो दीनी मजहबी खिदमात थी उनको मद्देनजर रखते हुए, देखते हुए, जो उलमा थे बुद्ध मत के, उन्होंने इसे एक नया नाम दिया, अशोक को। पहले तो इसे अशोक आजम कहते थे ना। उन्होंने कहा जी आपका नाम आज से प्रियादर्शी है। प्रियादर्शी यानी खुदा का बेटा। अंदाजा करें, प्रियादर्शी इसको उलमा ने नाम दिया, बुद्ध मत के उलमा ने, प्रियादर्शी। ये नाम था इनका जो इसके मजहबी रहनुमाओं ने इसे दिया, प्रियादर्शी। इसका मतलब होता है खुदा का बेटा। यानी इतनी तालीमात पे इसने जोर दिया और अपनी बेटी और बेटे को, दोनों को अपने मजहब की तबलीग के हवाले से इन्होंने संगलदीप, एक मुल्क था, उधर रवाना कर दिया। संगलदीप, संगलदीप का पुराना नाम, नया नाम अगर आप जानना चाहें तो वो है सैलोन। संगलदीप वो चले गए अब उसे आजकल सैलोन कहते हैं संगलदीप को। नया नाम ये है। संगलदीप और सैलोन कह लें, संगलदीप कह लें, इस मुल्क में बुद्ध मत की तरवीज कोई नहीं थी, वजूद कोई नहीं था। अपनी सगी बेटी और बेटे की ये ड्यूटी लगाई कि क्योंकि वो एक्सपर्ट थे, आलम थे, फाजल थे अपने मजहब के, और पहले अपने मुल्क में वो टीचिंग का काम, मजहबी तालीमात देने का काम कर चुके थे, मजहबी तालीमात का अच्छा मौलम रह चुके थे, एक मुबल्लग रह चुके थे। सो इनको इन्होंने इस मिशन के लिए वहां भेज दिया और जब तक आखिरी सांसें इसकी रहीं, इसने मजहब के लिए बेबहा कीमती और काबिल कदर कारनामे सार अंजाम दिए। जंग का इसने कभी कोई नाम नहीं लिया, ना इसने अपनी बाकी की जिंदगी में कोई जंग लड़ी है। जी, ये यहाँ पे आज रोकते हैं, अगले प्रोग्राम में सुबह इंशाल्लाह यहीं से शुरू करेंगे, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का जो खानदान है उसका किस्सा अभी तमाम नहीं हुआ और मुझे पीछे से ये बताया जा रहा है कि प्रोग्राम का वक्त खत्म होने जा रहा है, इसलिए मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। तो आज के प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट बड़ा अच्छा सेगमेंट, आज का लफ्ज। जी, आज का लफ्ज जो मैं लेके आया हूं ना वो बड़ा मजेदार है, आप देखकर खुश होंगे। जी, ये रहा आज का लफ्ज। जी, ये क्या लिखा है मैंने? तरीका। आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा। अच्छा, ये बताएं तरीका का मतलब क्या है? ये लफ्ज कोई किसी से ढका छुपा नहीं है, कोई भी नहीं है हम में से जो इसे ना जानता हो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सलीका, अंदाज या कोई काम करने का ढंग, इसे कहते हैं तरीका। यही है ना इसका मतलब। लेकिन ये पहले तो ये नोट फरमाएं कि ये अरबी का लफ्ज है और अरबी में तरीका का मतलब होता है छोटा रास्ता। जो सबसे बड़ी सड़क होती है ना, अरबी में उसे बोलते हैं शरक। ये बता चुका हूं, शरक, शीन रे और ये काफ, शरक। अरबी में बड़ी शाहराह को शरक कहते हैं और छोटी शाहराह को कहते, छोटी सड़क को कहते हैं तरीक। गेरा तरीक जो छोटी सड़क हो, और जो उससे भी छोटी यानी पाया
किस्म का हो, जगह छोटी मतलब चौड़ाई में ज्यादा ना हो, उसे तरीका कहते हैं, रास्ता। ये तरीक से निकला है, तरीक से निकला है तरीका। इसी फैमिली का ये लफ्ज है तरीका। तो तरीका का असली और लुगवी मायने है छोटा रास्ता। कहा जाता है ना, ये क्या तरीका है, मतलब ये क्या अंदाज है, ये क्या रास्ता है बात करने का या काम करने का, उसका मतलब यही होता है। लेकिन मैंने आपके इल्म में यकीनन थोड़ा बहुत हस्बे इस्तिताअत जितना मुझे आता है चुटकी सा वो बता दिया, आपको डिलीवर कर दिया, कन्वे कर दिया। तो आज के प्रोग्राम का तीसरा और मजेदार सेगमेंट, आज की बात। आज की बात क्या करें आप बताएं। आज की बात ये करते हैं कि ये बताएं कि हमारी आपकी मेरी इंसानों की जिंदगी में सबसे प्यारा और बेहतरीन रिश्ता कौन सा होता है। कभी सोचा आपने? नहीं ना। चलिए, अगर नहीं सोचा तो सोचिएगा, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं जो मेरे नॉलेज में आई। मेरी नजर में सबसे प्यारा रिश्ता वो होता है जिसमें नाराजगी, फरीकैन में नाराजगी होने के बावजूद एक हल्की सी मुस्कुराहट से, एक हल्की सी मासूम सी छोटी सी मुस्कुराहट के तबादले से तमाम नाराजगियां जाती रहें और जिंदगी पहली जिंदगी की तरह रमा दमा हो जाए। नाराजगी का शायबा और साया तक बाकी न रहे, वो रिश्ता होता है असल में सबसे प्यारा और खूबसूरत। वो कोई भी रिश्ता हो सकता है जिसमें ये वसफ है ना, ये जो मैंने बताया है, असल में वही रिश्ता सबसे प्यारा होता है। क्या ख्याल है आप बताइएगा आप जी। आज के प्रोग्राम का वक्त तो खत्म होता है, लेकिन अगर सियाने बाबा जी की बात ना करूं तो मजा नहीं आता। सर सियाने बाबा जी ने मुझे कहा, कहता है पुत्र बात सुनो मेरी, किसी के दिल के दरवाजे पर कोई अगर दस्तक दे ना तो फौरन दरवाजा नहीं खोल देना चाहिए। पता है क्यों? इसलिए कि बाज लोगों की आदतें बच्चों की तरह होती हैं, वो हर दरवाजे पर दस्तक देते रहते हैं और फिर भाग जाते हैं। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए और आसानियां तकसीम करने की तौफीक दे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हामियो नासर और पाकिस्तान जिंदा।